तो मुझे मेरे डैड का डेथ 7th क्लास में हो चुका था और मुझे मॉम नहीं है और मैं अपने बस बुआ के साथ रहता हूँ। बस बुआ और मैं हम दोनों ही रहते हैं और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। मेरी बुआ प्राइवेट जॉब करती है तो फाइनेंशियल कंडीशन तो वीक ही है। कुछ मतलब कोई कमाने का जरिया नहीं है घर में, सब अभी उम्मीदें मेरे ऊपर ही। सो हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल मेंबर है जिसका नाम है सौरभ, जिन्होंने जेई मेंस 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में 48 परसेंटाइल लाया था एंड सेकंड अटेम्प्ट में 99.27 परसेंटाइल लाई। तो ये जो परसेंटाइल गैप है केवल 20-25 दिनों में इन्होंने अचीव किया। एंड इनकी जो स्टोरी है वो इतनी हार्ड वर्किंग स्टोरी है एंड ऊपर से इमोशनल स्टोरी है। लाइक अगर आप इनका फैमिली बैकग्राउंड जानोगे तो आप भी एक बार रो दोगे। तो चलिए बात करते हैं सौरभ से। सौरभ, आई वुड लाइक यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello everyone. Here Saurabh Patankar. I am a dropper student. I have improved my percentile from 48 to 99.27 in the JEE Mains 2022. ओके, तो 48 से 99.27 परसेंटाइल आपने इंक्रीज किया। ये तो बहुत ही बड़ी चेंज है और गैप है, ठीक है, इस पर अपन बात करेंगे। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में, आपका बैकग्राउंड जानना चाहूँगा। लाइक आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट की? हाँ भैया, तो मैंने अपना प्रिपरेशन 11th स्टैंडर्ड में स्टार्ट कर दिया था। बट मैं 11th-12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट होने के कारण मेरा CBSE के सिलेबस से इतना ज़्यादा कोप अप नहीं था। बट मेरी जो एक बुआ की फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे मॉड्यूल प्रोवाइड किए थे। तो जो लेसन में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस से कवर हो जाता था, मैं उसी का क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करता था। बट मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, क्योंकि मैं जब उसका थ्योरी पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों थ्योरी में। फिर मैं ऐसी नॉर्मल कुछ लेक्चर्स देख के अपना ट्राई किया क्रैक करने का, बट मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया। फिर मैं जो रियल प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं जेई का, वो मैं सितंबर 2021 से स्टार्ट किया। उसके बाद से फिर आज तक अभी भी मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट है एडवांस क्लियर होने तक। बाकी आपने अपना मेंशन किया इस पे कि बुआ, लाइक आप थोड़ा अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता सकते हो? हाँ भैया, तो मुझे मेरे डैड का डेथ 7th क्लास में हो चुका था और मुझे मॉम नहीं है और मैं अपने बस बुआ के साथ रहता हूँ। बस बुआ और मैं हम दोनों ही रहते हैं और हम दोनों, बुआ का भी ड्रीम था कि मेरा बच्चा IIT क्लियर करे और मेरा भी ड्रीम था। मैं खास करके IIT इसलिए क्लियर नहीं किया, मेरा एम अलग था। मैं विराट कोहली से मिलने की चाह में IIT क्लियर करने का सोचा था कि मैं अच्छा टॉप रैंक लेके आऊँगा हार्ड वर्क करके, तो मुझे विराट कोहली सर से मिलने का मौका मिलेगा। बट अभी तो मेरा परसेंटाइल इतना ज़्यादा नहीं है और इतना टॉप रैंक नहीं है, बट तब भी मैं अपने आप को एडवांस तक इम्प्रूव करने का पूरा कोशिश करूँगा। और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक है। विराट, मेरी बुआ प्राइवेट जॉब करती है तो फाइनेंशियल कंडीशन तो वीक ही है। कुछ मतलब कोई कमाने का जरिया नहीं है घर में, सब अभी उम्मीदें मेरे ऊपर ही। स्टिल ये बहुत बड़ी बात है। लाइक आपने 99.27 परसेंटाइल स्कोर किया है एंड आप काफ़ी अच्छा एडवांस में भी करोगे आगे जाके। अपनी जो ड्रीम IIT है उसमें ही जाओगे, ठीक है, जहाँ तक, क्योंकि आप बहुत डेडिकेटेड बच्चे हो। क्योंकि ये जो गैप है ये बहुत कम बच्चे ही अचीव कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आपका जो स्ट्रगल है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, वो तो और काफ़ी इंस्पायरिंग है। लाइक इतना प्रॉब्लमेटिक होने के बाद भी अपने तरफ से बेस्ट दे रहे हो इस सिचुएशन में भी, ठीक है। बाकी आपने कौन सी कोचिंग से प्रिपरेशन की? हाँ, तो मैं LN नागपुर ज्वाइन किया था। वो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप डिडक्शन मिल गया था फीस में, इस वजह से मैं LN नागपुर ज्वाइन किया। और वहाँ भी मतलब मैं पहले रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि वहाँ के जो हेड सर है राजेश महेश्वरी सर, उनका RCB टीम के साथ कनेक्टेड है। तो मैं सोचा कि अगर मैं यहाँ से टॉप रैंक लेके आऊँ तो मैं अपनी इच्छा प्रकट कर सकता हूँ राजेश सर को कि सर आप मुझे विराट कोहली से मिलवा दीजिए। ये भी एक रीज़न था LN ज्वाइन करने का। और LN का रिज़ल्ट तो सब लोग को पता ही है कितना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है। वहाँ से तो फुल सपोर्ट हमेशा ही मिलता है और अब तक भी मिला है मुझे। बाकी यार ये तो मतलब काफ़ी सही चीज़ है, मतलब काफ़ी यूनिक चीज़ है कि आप विराट कोहली के लिए, विराट कोहली का फ़ैन हो, उसी के लिए LN नागपुर ज्वाइन किया आपने ताकि विराट कोहली से मिल सको। तो यार ये तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, हर जन के साथ ऐसा होता नहीं है।
बाकी यार जो चीज़ मैं मेन हर बच्चा जो जानना चाहता है ये वीडियो देख रहा है कि आपने कैसे 48 से 99.27 तक अपनी परसेंटाइल बढ़ाई, वो भी केवल 20-25 डेज के गैप पे। ऐसा क्या किया आपने? हाँ तो भैया इसके पीछे एक रीज़न है। मतलब जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्ज़ाम देने गया तो मैं कभी भी एग्ज़ाम केमिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ, बट मेरा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक का पार्ट बहुत ज़्यादा वीक है। और जब मैं फर्स्ट एग्ज़ाम देने गया तो जब मैं केमिस्ट्री स्टार्ट किया तो मेरे पहले पेपर के पूरे 9 क्वेश्चन पूरा ऑर्गेनिक था, जिससे कि मेरा मोटिवेशन पूरा डाउन हो गया कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, अब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। इस चक्कर में मेरा पूरा पेपर ही बिगड़ गया। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा पेपर था 26 जुलाई शिफ्ट 2 में, जो कि शायद इस सेशन की सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट काउंट हुई है, जिसमें कि मेरे 224 मार्क्स आए। बट ये शिफ्ट में एक खासियत थी कि इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन बस 4 क्वेश्चन आए थे, और वो भी शायद अब भगवान की किस्मत बोलो कि मुझे वो क्वेश्चन चारों के चारों 16 से 20 नंबर तक ही मिल गए, मतलब लास्ट में मिले। फर्स्ट में मैं केमिस्ट्री सॉल्व किया, पूरा इनऑर्गेनिक पूरा ज़बरदस्त हो गया। मेरा केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है जेई के पेपर में, सेशन 2 में। ओके ग्रेट। तो वही मतलब फर्स्ट सेशन में मेरी वही गलती हो गई कि मैं डीमोटिवेट हो गया, उस वजह से मेरा फिजिक्स भी बिगड़ गया और मैथ्स भी बिगड़ गया। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा कम पूछा गया था, फिजिकल और ऑर्गेनिक बहुत था फर्स्ट सेशन में, इसलिए मेरा परसेंटाइल नहीं आ पाया था। नहीं तो 95 का तो तैयारी था फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, क्योंकि मेरा रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ था। इस वजह से मैं सेकेंड अटेम्प्ट में पूरा फोकस अपना रिवीजन के ऊपर दिया, और 20-25 दिन में मेरा रिवीजन जैसे कंप्लीट हुआ वैसा मेरा स्कोर ड्रास्टिकली चेंज होने लग गया मॉक टेस्ट में। बाकी यार आप कितने घंटे पढ़ते थे अगर मैं पूछूँ एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले, लाइक नॉर्मल डेज में? हाँ तो जब मैं स्टार्ट किया था सितंबर में, तब तो मेरी क्लासेस ही 7 आवर्स की क्लासेस चलती थी। उसके बाद में मैं 4 to 5 आवर्स सेल्फ स्टडी करता था। फिर हमारा कोर्स फरवरी एंड तक ख़त्म हो गया। फिर फरवरी एंड के बाद जो रिवीजन क्लासेस होती थी उसको तो मैं ज़्यादा फॉलो नहीं किया, मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया। मैं 12 to 16 आवर्स तो मेरा चले जाता था सेल्फ स्टडी में, 12 to 16 आवर्स। कोई फिक्स टाइम नहीं बनाया था, जब मेरा मन करता था मैं तब शुरू हो जाता था। फिर बाकी यार कोई आप स्पेसिफिक बुक पे फॉलो किए थे जेई प्रिपरेशन के टाइम पे, या फिर जो कोचिंग के मटेरियल्स थे केवल उतना ही किया? नहीं, मैं बुक फॉलो किया। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री का बताना चाहूँगा, तो मैं केमिस्ट्री में एनसीईआरटी फॉलो किया, एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल्स, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया मैं केमिस्ट्री। बस एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल्स पे पूरा फोकस किया, उतना ही सफिशिएंट था मेरे टाइम के हिसाब से। और फिज़िक्स में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है जैसे मॉडर्न फिजिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोस्टैट्स, जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैं उसके एचसीवी 2 बार सॉल्व किया, और बाकी चैप्टर्स की एचसीवी 1 बार सॉल्व किया, और कोचिंग का मॉड्यूल्स पूरा टोटल सॉल्व कर दिया था हर चैप्टर का। और मेरा बस कुछ सिलेबस भी इनकम्प्लीट था, 90% में सिलेबस करके गया था एग्ज़ाम देने, 10% अभी भी बचा है मेरा सिलेबस। और मैथ्स का वही सिंगेज का 5 सीरीज़ वाला ग्रीन बुक जो आता है सिंगेज का, वो और कोचिंग का मॉड्यूल, ये दोनों फॉलो किया मैं। ठीक है ग्रेट। बाकी यार मेरे को लाइक आपने बताया था, जैसे हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, कि आपका एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक था, तो आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया, कैसे उस पर वर्क किए? हाँ तो मेरा फिज़िक्स सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक था, तो फिर मैं एलएन के जो टीचर थे मेरे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। हर एक पॉइंट मुझे अच्छे से समझाते थे, क्योंकि उनको भी पता था कि ये बच्चा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से है तो इसको थोड़ा सा अलग से समझाना पड़ेगा, ये थोड़ा सा वीक है। तो भी मुझे अच्छे से ध्यान देते थे और मुझ पे अच्छे से वर्क करे। मैं भी अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फिजिक्स को डेडिकेट करने लग गया, जिस वजह से मेरा स्कोर धीरे धीरे बूस्ट होने लगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा कि अभी मुझे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, अभी मुझे फार्मूलाज भी याद हो रहे हैं, तो अभी क्वेश्चन भी बनेंगे। फिर मैं क्वेश्चन लगाने जाता था तो सबसे पहले एलएन की जो मॉड्यूल होती है उसमें O1 एक्सरसाइज रहता है, जो कि लगभग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहता है, ईजी रहता है, मैं उसको ट्राई करता था। वो मेरे से 10 में से 5-6 क्वेश्चन तो बन जाते थे। फिर कुछ महीनों बाद, 1 महीना 1.5 महीने बाद, मेरा वो क्वेश्चन का इंक्रीज होने लग गया, 10 में से मेरे 8 क्वेश्चन बनने लग गए, तो मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ने लग गया। फिर मैं जब पूरा एलएन का मॉड्यूल सॉल्व कर लेता था
उसके बाद जब मैं दूसरा चैप्टर का स्टडी करता था तब मैं HCV का यूज़ करता था कि मेरा जो मैं चैप्टर पढ़ा हूँ वो मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं एज अ रिवीजन उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था HCV, जिस वजह से मेरा चैप्टर भूल भी नहीं जाता था मैं, और फिर मेरा स्कोर भी बढ़ने लगा आने वाले टेस्ट में और मैं अच्छा करने लगा। फिजिक्स भी मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया आखिर तक आते आते। बाकी यार आपने कोई यूट्यूब चैनल फॉलो किया था? अगर किया था तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स? हाँ, यूट्यूब चैनल तो मैं PW फॉलो किया था फिजिक्स के लिए, अनअकैडमी फॉलो किया था मैथ्स के लिए, और केमिस्ट्री के लिए कुछ नहीं, केमिस्ट्री बस NCERT और LN पे डिपेंड था बस। आखिरी में आते आते जब ऋतिक भैया स्ट्रैटेजी बताते थे वो फॉलो किया, और अश्वानी त्यागी सर ने वो जो 4 गेम चेंजर डे के लेक्चर लिए थे उसमें से बहुत ज़्यादा पेपर आए, और ATM जो देते थे। ऋतिक भैया जो स्ट्रैटेजी वीडियो बनाते थे कि हाउ टू कवर 100 मार्क्स इन 10 डेज, जिसमें बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स वाले जो चैप्टर आते थे वो सब मैं अच्छे से NCERT से आखिरी के समय में पूरा रीड किया, जिससे कि मेरा उसका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो और वो मेरे फ्री के मार्क्स ना जाए। यार काफ़ी अच्छा लगा सुन के कि आपने मेरे चैनल को भी फॉलो किया। ठीक है, तो यार जो भी बच्चे यार सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही रैंकर्स बहुत सारे और भी आए हैं, सबके साथ पॉडकास्ट आएंगे धीरे धीरे। ठीक है, एक हमारे यूट्यूब चैनल से एक बच्चा है जिसका ऑल इंडिया रैंक 600 भी आया है इस बार, उस पर भी उसके साथ भी पॉडकास्ट जल्दी आने वाला है। तो ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज, पॉडकास्ट, मोटिवेशन सब कुछ आते रहेंगे चैनल पे, और कॉलेज के ब्लॉग्स भी आएंगे धीरे धीरे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, ठीक है, वो ये है कि यार मॉक टेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि लाइक कितना इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट, एंड आपके मॉक टेस्ट पे कितने नंबर आते थे? हाँ, तो मॉक टेस्ट तो भैया JEE के प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपको अपना स्कोर पता ही नहीं चलेगा कि अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। तो मैं मेरी मॉक टेस्ट की फर्स्ट की जो फ्रीक्वेंसी थी वो वीक में 1 बार थी, संडे टू संडे मॉक टेस्ट होता था, जिसमें कि मेरा जब पहले का समय चल रहा था, मतलब जब मैं सिलेबस स्टार्ट किया था तब मेरा मार्क्स 80 to 120 के बीच में आ जाता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक था। फिर मैं धीरे धीरे उसको अपना रोज का 10-10 का टारगेट बढ़ाते गया, मतलब मैं फिर ये समझते गया कि अभी अगर से मेरा स्कोर 100 आया है तो मैं उसके बाद से ऐसा टारगेट बनाता था, अगर से मैं 10 मार्क्स इंस्क्रीज कर रहा हूँ तो समझता था मैं कि विराट कोहली सर 10 रन मार रहे, और उस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि सेंचुरी मारना है अपने को, और इसलिए मैं सब मेरे मार्क्स बढ़ते गए, सेंचुरी की लालच में मैं आगे बढ़ता गया। और फिर आखिरी तक आते आते मैं मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी 1 डे पर मॉक टेस्ट देने लग गया था, जब मेरे लास्ट के 15 डेज बचे थे। JEE में जुलाई अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, जून में तो सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो जून में मैं वही वीक में 2 मॉक टेस्ट दिया करता था, वेडनेसडे और संडे। उसमें मेरा लास्ट तक आते आते मेरा स्कोर 140-160 तक चला गया था। फिर जब मैं जुलाई में मेरा रिवीजन वगैरह सब अच्छे से हो गया तो लास्ट के 5 टेस्ट जो मैं दिया उसमें मेरा स्कोर 180 के अबव ही था हर टेस्ट में, और LN के टेस्ट का लेवल तो थोड़ा JEE मेंस के लेवल से ऊपर ही रहता है, थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, एक लेवल। तो वही मैं जब मेन पेपर भी दिया तब भी मेरे दिमाग में वही था कि अगर मैं 20 मार्क्स स्कोर कर लिया तो मेरा 10 रन बन चुका है, अभी 40 मार्क्स स्कोर कर लिया तो मेरा 20 रन बन चुका है, बस अभी सेंचुरी के मैं पास पहुंच रहा हूँ बस। तो यार काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी थी आपकी सौरभ, एंड मैं श्योर हूँ जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी इंस्पायरिंग लगा होगा, एंड उनको भी एक मोटिवेशन मिला होगा अंदर से कि हमें भी सौरभ भैया जैसे रिजल्ट लाना है। अगर आप JEE 2023 के बच्चे हो, 2024 के हो, या JEE देने का सोच रहे हो, या फिर एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यार हमें भी सौरभ के जैसा एक अच्छा परफॉर्मेंस शो करना है। बाकी मैं सौरभ चाहूँगा कि एडवांस के बाद भी मैं आपके साथ एक ऐसा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकूँ, तो यार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे एक अच्छी रैंक एडवांस में और एक अच्छा कॉलेज एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट सौरभ, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू भैया फॉर इनवाइटिंग मी। आई विल श्योरली ट्राई टू अचीव अ गुड रैंक इन JEE एडवांस 2020। यार थैंक यू सो मच। बाकी यार जो भी वीडियोस देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसे ही कंटेंट्स आने वाले हैं, एंड वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो अगर वो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनको भी वीडियो यूजफुल लगेगी। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।